गाइस, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल इन देयर प्रिपरेशन जर्नी। तो अब तक तो आपने ये वीडियो का पहला पेज देख के ही पता लग गया होगा कि ये वीडियो किसके रिगार्डिंग है। तो अब तक आपने कई सारी वीडियोस देख ली होंगी बजट के ऊपर, बट मैंने भी देखा किसी ने प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दी है बजट के रिगार्डिंग। बहुत सारे की पॉइंट्स मिसिंग हैं यूट्यूब पे, तो मैं प्रॉपर एनालिसिस लेके आ रहा हूँ बजट का आपके लिए। तो जो बेसिकली ये वीडियो है मेरी, ये 3 पार्ट में आएगी, ठीक है। पहले पार्ट में हम बेसिक कंसेप्ट्स के रिगार्डिंग बात करेंगे बजट के। दूसरे पार्ट में हम डील करेंगे नंबरिंग से, जिसका सबसे ज़्यादा इशू रहता है और यूट्यूब पे किसी ने भी कवर नहीं करा है वो, कि जो डेटा आया है उसको हम कैसे कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और तीसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि क्यों डेटा बढ़ा है, क्यों कम हुआ है, क्या क्या उसके पीछे के रीज़न्स हैं, ठीक है। आप तीनों रीज़न समझ गए होंगे, इस सिलसिले में हम बात करेंगे। तो ये रहा आपका पहला पन्ना। हमने बजट पढ़ भी लिया होगा, अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई इशू नहीं है। तो देखो, जो बजट है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है। इसके अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है। क्या? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, उसका मेन रोल होता है, ठीक है। किसके अंदर होता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट डिवीज़न के अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स होता है, वो रिपोर्ट करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। ये बनाते हैं बजट मिलके, ठीक है। तो हाँ, एक बात याद रखना कि मैं डिक्टेशन करूँगा, मेरा लिखने का बिल्कुल मन नहीं करता। जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा दूँगा, बट हाँ, डिक्टेशन में करूँगा, इसलिए आप उसको नोट करते हुए चलना, ठीक है भाई। बाद में मत कहना कॉपी पेन लेके बैठो। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, क्योंकि ये आपका पूरा आगे की जर्नी को डिवाइड करेगा। 2026 और 27 में पूरा आपको हेल्प करेगा कि कहाँ पे आप क्या क्या कोटेशन कर सकते हो। तो पहले बेसिक कंसेप्ट्स के रिगार्डिंग बात करते हैं, ठीक है। ये बजट की पीडीएफ तो आप सबने देख ली होगी। तो देखो, जो बजट है मेरा वो फ्रेंच वर्ड से आया हुआ है, ठीक है। फ्रेंच वर्ड बोगट से आया हुआ है, ठीक है। और पहली बार जो 1860 में जो बजट था उसको ग्लैडस्टोन बैग में लाया जाता था, ग्लैडस्टोन बैग में, ठीक है। और फिर जो ब्रिटिश बजट था उसको लाया जाता था मेरा रेड सूटकेस में, ठीक है। फिर 1947 में क्या हुआ? 1947 में जो R.K. षणमुखम शेट्टी थे, ठीक है, उन्होंने पहला बजट करा, ठीक है। और ये जो बजट आया था, ये आया था मेरा पोर्टफोलियो बैग में। बेसिकली इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको इसमें बजट की हिस्ट्री बता रहा हूँ, थोड़ी बहुत चीज़ों की, ठीक है। फिर 1970 से 2019 तक यह आया किसमें? लेदर ब्रीफ केस में, ठीक है। यह आया मेरा लेदर ब्रीफ केस में। फिर 2019 से 20 तक यह आया मेरा किस में आया है? मेरा बही खाता में, जिसको जूट बैग से भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको किसने करा? निर्मला सीतारमण जी ने, ठीक है। और क्या हुआ इसमें? और जो 2021 से जो बजट है वो मेरा आने लग गया टैबलेट फॉर्मेट में, प्रमोट डिजिटल इंडिया, ठीक है। तो ये थी मेरी बजट की हिस्ट्री अब तक की। समझ गए होंगे आप लोग? समझ गए? बहुत बढ़िया। लास्ट पेज पे बढ़ते हैं अब। राइटअप वाला पार्ट है, थोड़ा बहुत लिख लो। जो बजट है मेरा वो बेसिकली मेरा 6 स्टेजेस में आता है। नेट बंद कर देता हूँ। कौन कौन सी स्टेजेस में आता है? सबसे पहले क्या होता है? बजट का प्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद क्या होता है? जनरल डिस्कशन होता है। उसके बाद क्या होता है? एक स्क्रूटनी डिपॉजिट करी जाती है। स्क्रूटनी डिपॉजिट करी जाती है किसके द्वारा? डिपार्टमेंटल कमेटी द्वारा।
फिर क्या होता है, वोटिंग होती है, वोटिंग ऑन डिमांड्स। किसके रिगार्डिंग होती है, ग्रांट्स के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर क्या होता है, पासिंग होती है, ठीक है, पासिंग किसकी होगी, एप्रोप्रिएट बिल्स की। फिर क्या होगा लास्ट में, पासिंग होगी फाइनेंशियल बिल की, ठीक है। इन्हीं में आपने बहुत चीज़ न्यूज़ में देखी होगी हलवा सेरेमनी के रिगार्डिंग। तो आप बजट की स्टेज समझ गए ना। अब हलवा सेरेमनी क्या होती है, इसमें ये जो हलवा सेरेमनी है भाई, ये पहली बात लिखो कि ये जो है ये मेरा फाइनल फेज है। फाइनल फेज किस चीज़ का है, ये ओवरऑल क्या होता है कि ये होता है लॉक इन पीरियड। लॉक इन पीरियड का मतलब क्या होता है कि बंद कर दिया जाता है। कहाँ पे बंद करा जाता है आज की डेट में, नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में, ठीक है। अब देखो, अब ये क्यों होता है, क्या हुआ था 1950s में जो बजट था वो मेरा लीक्ड हो गया था। उस टाइम पे कहाँ होते थे, ये राष्ट्रपति भवन में। तो जब लीक हो गया था उसके बाद जो बजट का था ये मिंटो रोड में होने लगा। फिर 1980 से कहाँ पे कर दिया है, नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में, ठीक है। अब कुछ कुछ टर्म्स हैं वो याद कर लो मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग। जो सबसे बड़ी स्पीच दी है, लॉन्गेस्ट बजट स्पीच, अगर वर्ड्स के अकाउंट में बात करूं तो लॉन्गेस्ट बजट स्पीच वर्ड्स के अकाउंट में तो वो आज तक दी है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। और अगर मैं टाइम के हिसाब से करूं, वर्ड्स को नेगलेक्ट करके टाइम को लूं, तो वो दी है निर्मला सीतारमण जी ने, ठीक है, समझ गए। अब बताऊं 1999 से पहले जो बजट था वो मेरा 5 बजे अराउंड आता था शाम को, ठीक है। फिर जो मेरे थे यशवंत सिन्हा जी, इन्होंने बोला कि जो बजट है वो 11 बजे आएगा, ठीक है। और फिर क्या हुआ, ठीक है, फिर बोला गया 2016 में कि जो बजट है मेरा वो फरवरी के लास्ट वर्किंग डेज में आएगा, ठीक है, लास्ट वर्किंग डेज में आएगा। फिर क्या हुआ देखो, फिर अरुण जेटली जी ने बोला कि बजट जो है अब से 1 फरवरी को आएगा, ठीक है, समझ गए। और फिर मेरा 2017 में क्या हुआ, रेल बजट को मर्ज कर दिया यूनियन बजट के साथ, ठीक है, रेल बजट को मर्ज कर दिया यूनियन बजट के साथ, सही है। 7 अप्रैल में क्या हुआ, 1860 में जो जेम्स विल्सन थे, इन्होंने पहला बजट पेश करा, ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस एरिया का पहला बजट इन्होंने पेश करा। फिर क्या हुआ था कि क्या ऐसा कोई पीएम है जिसने बजट पेश करा हो, हाँ भाई 3 ऐसे पीएम हैं, एक तो हो गए जवाहरलाल नेहरू जी, एक हो गई इंदिरा गांधी, एक हो गए राजीव गांधी। ये ऐसे 3 पीएम हैं जिन्होंने बजट को प्रेजेंट करा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं, थोड़े बहुत और डिटेल्स लेते हैं माइनर। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको आपको मैं बता रहा हूँ, या आपके 1 वर्ड में पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में। अगर आप लोअर एग्ज़ाम्स की तैयारीज कर रहे हैं तो कभी कभी यूपीएससी में भी आते हैं ये, ठीक है। तो बेसिकली आपको मैं पूरी हिस्ट्री बता रहा हूँ। मैंने कहा था किसी ने नहीं डाला होगा, ये तो खाली अभी बेसिक है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड एक्सप्लिसिटली मेंशन है, तो नहीं है। एक आर्टिकल में है, जो कौन सा क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल है जो डील करता है बजट से, तो आर्टिकल 112 है। बट उसमें, हाँ भाई, उसमें लिखा गया है कि क्या लिखा गया, आर्टिकल 112 में बजट नहीं लिखा गया है, वहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है आर्टिकल 112 में। अब इसका मतलब क्या होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा, इसमें आ जाएंगी एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, रिसिप्ट्स मतलब होता है इनकम, ठीक है। अब बजट में और क्या क्या आता है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, इसमें क्या आएगी मेरी स्पेंडिंग,
और क्या होता है, जो बजट बेसिकली ये जो इनकम और एक्सपेंडिचर होता है ये किसके रिगार्डिंग आता है, फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर। अब देखो 3 फंड्स भी आते हैं इसी के रिगार्डिंग, बात कर लेते हैं। एक होता है मेरा कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, जो कि मेंशन है 266 क्लॉज 1 आर्टिकल में, ठीक है। एक आता है मेरा कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ये है मेरा 267 में। और एक आता है मेरा पब्लिक अकाउंट्स, पब्लिक अकाउंट समझ जाना, ये है मेरा 266 क्लॉज 2 में, ठीक है। अब बात करते हैं बजट के बारे में। बजट सुनते ही आपके मन में क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे होंगे, ये आपको मैं एक फ्लो चार्ट दे रहा हूँ, इससे आप पूरा समझ जाओगे। बजट, तो बजट सुनते ही आपके मन में क्या क्या चीज़ें आ रही होंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि भाई जो गवर्नमेंट है वो इतना सारा जो बजट के लिए पैसा है वो कहाँ से ला रही होगी, कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ अर्निंग, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि जितना भी गवर्नमेंट है वो ये पैसे को स्पेंड कहाँ करेगी, वेयर डज द गवर्नमेंट स्पेंड मनी। और तीसरा है कि क्या डेफिसिट होगा या प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर वो डेफिसिट हुआ तो उसको कैसे डील करेगी, मतलब डेफिसिट को कैसे डील करेगी कि कहाँ से मनी बोरो करेगी। मान लो आपकी सैलरी 25,000 रुपये है और आपका इस महीने का खर्चा 30,000 रुपये आ गया, तो बेसिकली आप वो 5,000 की अरेंजमेंट कहाँ से करोगे, इस हिसाब से समझना, ठीक है। अब मैं बजट को आपको डिफाइन करके देता हूँ। जो बजट है वो इन कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक तो आ गया बजट रिसिप्ट मेरा, और एक आ गया बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है। बजट रिसिप्ट मतलब इनकम कहाँ से आएगी, एक्सपेंडिचर मतलब हम कहाँ कहाँ खर्च करेंगे। जो रिसिप्ट है वो भी मेरा डिवाइडेड है रेवेन्यू रिसिप्ट में और कैपिटल रिसिप्ट में। ये समझ लेना, बाद में बजट हलवा लगेगा अगर आपको ये टर्म्स आ गए। रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या क्या आ जाते हैं, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे रिकवरी ऑफ लोन्स, और क्या आ जाएगा इसमें, और आ जाएगा बोरोइंग्स एंड लायबिलिटीज़ और डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब बजट एक्सपेंडिचर में क्या क्या आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएगा कि प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी आ जाएगा प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। अब इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये होता क्या क्या है, ठीक है। अब आप सबसे पहले अपनी कॉपी में हेडिंग डालिएगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है। तो लिखिए, रेवेन्यू रिसिप्ट में लिखिए रेगुलर या करंट इनकम ऑफ गवर्नमेंट विच क्रिएट्स लाइबिलिटी, जो लाइबिलिटी को ख़त्म करता है और एसेट्स को कम करता है, ठीक है। मतलब एसेट्स पे इम्पैक्ट नहीं करता, ये लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है, और एसेट्स पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये रेवेन्यू रिसिप्ट की इनकम होती है, ये सबसे अच्छी इनकम होती है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम अर्न करते हैं और बोरो नहीं करते। देखो इसमें क्या क्या एग्जांपल्स आते हैं, इसमें टैक्स आ गया, फीस आ गई, फाइन्स आ गया, ठीक है। अब इसमें 2 कैटेगरी आपको मैंने बताई थी, एक थी मेरी टैक्स के थ्रू। टैक्स में जो टैक्स है वो बिगेस्ट सोर्स ऑफ अर्निंग है, बिगेस्ट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम है, ठीक है। एग्जाम्पल आ गया कंपलसरी पेमेंट, जो टैक्स होता है वो कंपलसरी पेमेंट होती है और इसका नो डायरेक्ट बेनिफिट होता है, कुछ बेनिफिट नहीं होता, ठीक है, रिटर्न के लिए, मतलब कंपलसरी पेमेंट है ओवरऑल, ये याद रख लो आप। और नॉन टैक्स हो गया। नॉन टैक्स कौन सा होता है, जो होता है सर्विसेज में पे, जैसे कि आप रेलवेज की सर्विसेज यूज़ कर रहे हो, टोल टैक्स यूज़ कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल यूज़ कर रहे हो, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो उसका बिल जनरेट होगा। और दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू, जैसे आप किसी भी चीज़ की फॉर्म वगैरह भरते हो ना, फीस में आ गया, फाइन्स में आ गया, लाइसेंस में आ गया और एस चीट्स में आ गया,
ठीक है। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट है मेरी वो प्योर अर्निंग है और सबसे अच्छी कमाई है, लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती और एसेट पे भी कोई इम्पैक्ट नहीं डालती। ठीक है, समझ गए। ओवरऑल याद रखना रेवेन्यू रिसिप्ट जो है सबसे अच्छी, ये टर्म्स आपको आगे यूजफुल होंगे इसलिए बता रहा हूँ उसमें। रेवेन्यू रिसिप्ट के बाद आप हेडिंग डालना कि कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है। ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट जो होती हैं भाई मेरी वो लायबिलिटी को क्रिएट करती हैं, क्रिएट्स लायबिलिटी और एसेट्स को कम करती हैं, रिड्यूस करती हैं। ठीक है, अब देखो ये इसके अंदर मैंने आपको 2-4 चीज़ें डलवाई थी। तो सबसे पहले आप देखो कि इसमें था बोरोइंग्स। बोरोइंग्स क्या होती हैं, एक तो डोमेस्टिक सोर्स से लेंगे हम और एक हम लेंगे एक्सटर्नल सोर्सेज से। डोमेस्टिक सोर्स से जैसे कि हो गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स, स्मॉल सेविंग्स। एक्सटर्नल सोर्स में आ गया IMF, वर्ल्ड बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट। ठीक है, और क्या था इसमें, और क्या था, जब भी आप किसी लोन की रिकवरी करोगे तो आपके लिए लायबिलिटीज़ की तरह तो है, उसका इंटरेस्ट रेट भी आपको पेमेंट करना होगा। मान लो 5 लाख का आपने लोन लिया और 10% का उस पर इंटरेस्ट रेट लग गया तो आपको 10% के साथ लोन को रीपे करना होगा ना। तो ये भी एक तरीके की लायबिलिटी है और ये एसेट क्रिएट नहीं कर रही। तो ठीक है, आपका रिसिप्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना इसमें। ठीक है, रिसिप्ट के बाद मैं बढ़ता हूँ, अब मैं बढ़ता हूँ रिसिप्ट के बाद एक्सपेंडिचर वाले पार्ट में। एक्सपेंडिचर का बेसिक मतलब क्या होता है कि हमें कितनी जगह खर्चा करना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर का मतलब वही होता है, मतलब एस्टिमेटेड स्पेंडिंग कितनी होगी। तो अब एक्सपेंडिचर मान लो आप, सबसे पहले बात करते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो होते हैं जो एसेट्स को क्रिएट करते हैं और लायबिलिटीज़ को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, इसमें हम जो इसके एग्जांपल्स डाल दो, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म होते हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया, रोड्स को बिल्ड कर रहे हैं, ब्रिजेस को बिल्ड कर रहे हैं, और रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया, जैसे इसमें रीपेमेंट ऑफ लोन आ गया, उसमें रिकवरी ऑफ लोन्स आएगा। ठीक है, मैंने रीपेमेंट लिख दिया था क्या उसमें भी, नॉन टैक्स, अच्छा हाँ ठीक है आ गया वो। रिकवरी लिखा है, ठीक है रिकवरी लिखा है ना, हाँ यहाँ पे मैं डाउट में था। यहाँ पे आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर, रीपेमेंट ऑफ लोन, जितना आपने लोन लिया है उसको आप रीपे कर दोगे तो आपसे ऊपर से लायबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, एक्सपेंडिचर समझ गए। अब देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ये एसेट्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं करता, ना एसेट क्रिएट करता है ना कुछ करता है, बट लायबिलिटी पे भी इम्पैक्ट नहीं करता। ठीक है, जो इसका एग्जांपल हो गया सैलरीज हो गई, पेंशन्स हो गई, सब्सिडीज़ हो गई और मेंटेनेंस हो गया, इनमें खर्चा आता है, उसको कहते हैं हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक और टर्म आता है, उसको भी जान लो, वो है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल एक्सपेंडिचर, मतलब कितना आपने स्पेंड करा और कितनी आपकी अर्निंग है। ठीक है, बोरोइंग्स को हटा के उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। जो फिस्कल डेफिसिट होती है वो टोटल बोरोइंग्स की रिक्वायरमेंट को बताता है कि कितना हमें बोरो करना है। मतलब मान लो आपका एक्सपेंडिचर है 30,000 आपने खर्च करे और आपकी अर्निंग थी 25,000 रुपये। ठीक है, 30,000 आपने खर्च करे, आपकी अर्निंग थी 25,000 रुपये, तो आपको 5,000 मतलब बोरोइंग रिक्वायरमेंट है, ये बताता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, समझ गए। तो ये आपकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज थी जो आपको मैंने बताई, ये आप पढ़ लेना अच्छे से। अगर आपको ये क्लियर है तो आपको बजट इजीली समझ आ जाएगा, और अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो बजट में आपको इशू होगा। ठीक है, समझ गए। तो मैं सोच रहा हूँ अगला पार्ट इसके बाद डालूँ। बेसिक टर्मिनोलॉजीज आपकी क्लियर हो गई, फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि बजट का कॉन्टेक्स्ट क्या था, ये चीज़ों के बारे में अब रिक्वायरमेंट करेंगे, जहाँ पे होगा डिक्टेशन पार्ट। तो मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट में। 19 मिनट की वीडियो बनी है ये, अगली वीडियो बनेगी 1 आवर के अराउंड की, फिर दूसरी बनेगी 2 आवर के अराउंड की, तीसरी भी 1.5-2 आवर के अराउंड की बनेगी। ठीक है, छोटी सी वीडियो आप देख लेना। मैं सोचूंगा कि आज रात को ही मैं उस वीडियो को अपलोड कर दूँ। ठीक है,
मेरा भी टेस्ट है तो मुझे भी स्टडी करनी है उसके रिगार्डिंग। बस हाँ, बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ मैंने आपको बता दी कि क्या क्या हैं। अगर आपका ये क्लियर है तो आपको बजट पूरा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। मैंने इसलिए आपको ये अभी यहीं से बता दिया। इसका काम वैसे सेकंड लेक्चर में है, लेकिन मैंने आपको अभी इसलिए अभी बता दिया। इसका काम फर्स्ट लेक्चर में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम फर्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि कॉन्टेक्स्ट क्या है बजट का, बजट की थीम क्या है। पहला लेक्चर उसके रिगार्डिंग हुआ, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।